ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है क्वेश्चन ऑफ द डे। हमने पिछली क्लास में पिछले उसमें पूछा था कि अन इलेक्ट्रिक वायर, हमारे पास पे एक इलेक्ट्रिक वायर है। ओके, और वो इलेक्ट्रिक वायर स्ट्रेच किया गया है। तो वर्ड याद रखिएगा, जब भी वर्ड स्ट्रेच किया जाए तो उसके लिए मतलब आपने वायर को खींचा है और खींच के उसको डबल या कुछ भी जो भी इसके अंदर चेंजेस किए हैं वो स्ट्रेच करके किए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात। अ वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ, मतलब इंक्रीज उसकी लेंथ जो इंक्रीज़ की गई है वो कितना की गई है, 25% उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया गया है। और अगर किसी की लेंथ 25% इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो पूछा गया है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी इंक्रीज़ होगी। परसेंट पूछा गया है कि कितने परसेंट उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी और व्हाट वुड विल बी द इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी में क्या इंक्रीज़ होगा। ठीक है, यानी लेंथ को आपने 25% इंक्रीज़ किया है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब एक वायर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, वी आर स्ट्रेचिंग द वायर, तो वायर को स्ट्रेच करने पर आपको पता है कि उसकी थिकनेस भी कम होती है। ठीक है, यानी अगर मोटा वायर है, जब आप उसको स्ट्रेच कर दोगे तो वो थोड़ा पतला हो जाएगा। ओके, लेकिन क्या चीज़ सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है। और वॉल्यूम वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इसमें और इसमें क्या चीज़ सेम है, वॉल्यूम, यानी इसका वी वॉल्यूम और इसका वी सेम रहेगा। तो मैंने आपको वॉल्यूम वाला एक फार्मूला लिखाया था और उस फार्मूले में हम लोगों ने किया था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल स्क्वायर बाई वी। ये फार्मूला मैंने आपको कॉपी क्लास में डिस्कस किया था, एल स्क्वायर बाई वी। ठीक है, अब ज़रा ध्यान समझना है कि अगर लेंथ 25% इंक्रीज़ करती है तो नई लेंथ कितनी होगी। तो अगर मेरे पास पहले लेंथ एल थी और इसमें 25%, यानी एल का 25% कितना होगा, 25% ऑफ एल इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एल, दैट वुड बी 1/4 एल। इतनी 1/4 एल इंक्रीज हुई है, मतलब इतना इसमें इंक्रीज आया। तो फिर ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल लेंथ हमारे पास एल है, लेकिन अब लेंथ कितनी होगी, तो पहले एल तो है ही, उसके साथ साथ 1/4 एल उसमें इंक्रीज कर दिया गया है। तो टोटल हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं इसके अंदर 1, इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी सॉरी नीचे इसकी भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4l, ठीक है, प्लस 1, यू विल गेट 5l/4। ये हमारे पास क्या आ गई है बेटा, दिस इज दी लेंथ आ गई। यानी जब आप किसी एक वायर को जिसकी लेंथ l है उसका 25% खींच देंगे तो उसकी नई लेंथ होगी, दैट वुड बी 5/4l। 5/4l उसकी नई लेंथ होगी। तो हम मान लेते हैं कि नई रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। मैंने बताया कि रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस होती है जो किसी भी कंडक्टर की जब मेजर की जाती है जब उसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो अभी रेजिस्टेंस ही चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती क्योंकि वो पहले ही मेजर की गई है जब इस वायर की लेंथ, यानी इस मटेरियल की, जिस भी मटेरियल का ये वायर है उस मटेरियल की लेंथ 1 मीटर होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, तब जो रेजिस्टेंस आई होगी वो ये वैल्यू है, तो वो चेंज नहीं होगी, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। हम लोग अलग टॉपिक है, डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो रेजिस्टिविटी हमारी यानी रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब एल हमारा कितना हो गया, पहले हमारे पास खाली एल था, अब कितना हो गया, दैट इज़ 5/4 एल, और इस एल और ये हमारे पास नई लेंथ है और उसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। और वी वॉल्यूम पता है कि खींच के आपने बड़ा किया तो जो वॉल्यूम है मटेरियल यानी उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम ऊपर में और नीचे में सेम रहेगा। तो आर डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट वुड बी रो, दैट वुड बी 25/16 एल स्क्वायर बाई वी। ठीक है, इसको बहुत सिंपल तरीके से करने के समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यू कैन राइट इट 25/16, इस तरफ लेके आ जाइए, रो एल स्क्वायर इज बीइंग डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि दैट इज़ 25/16 रो एल स्क्वायर, और ये अपॉन 1 कर लीजिए, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये इंटू 1/v हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है दैट इज़ रो एल स्क्वायर बाई वी, ये वैल्यू इज ओरिजिनल आर, ये ओरिजिनल आर की वैल्यू है। तो यू कैन राइट इट कि आर डैश आपके पास कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 25/16 आर। ये आपकी नेट रेजिस्टेंस है इस वायर की इन टर्म्स ऑफ आर, यानी आर डैश इज 25/16 इन टर्म्स ऑफ आर। लेकिन ये उसने पूछा गया है कि इंक्रीज परसेंट बताइए, कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए आपको पहले वायर को, मतलब आपको पहले इंक्रीज रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना। ये तो टोटल रेजिस्टेंस है इस वायर की,
तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि इंक्रीज रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो उसको हम लोग निकालते हैं कि इंक्रीज रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इंक्रीज रेजिस्टेंस विल बी कितना होगा बेटा, दैट विल बी 25/16 R अब है, और माइनस पहले कितनी थी इसकी, हमने कितनी मानी थी R, इस वायर की रेजिस्टेंस हमने R मानी थी, तो माइनस इसमें से R कर देंगे, तो विल गेट 16 एज एन एलसीएम। तो यहाँ पर हमारे पास 16R माइनस 25R, तो यू विल गेट 9R/16। ये इतना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब अगर मेरे को निकालना है, इम्पॉर्टेंटली अब रिजल्ट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर अब मेरे को निकालना है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, तो जितना इंक्रीज़ हुआ वो अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो परसेंटेज इंक्रीज़ कैसे निकालते हैं, इंक्रीज़ परसेंट किसी भी चीज़ का कितना निकालते हैं, इंक्रीज़ परसेंट अगर हम लोग को निकालना होता है तो जितना इंक्रीज़ हुआ है अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करते हैं। तो हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है 9/16R, इतना इंक्रीज़ हुआ है। ओरिजिनल कितना था, R था, इंटू 100। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, अगर मैं इसको 1 मिनट अगले साइड पे करता हूँ तो बेटा कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट वुड बी 9/16 R इंटू 100। सो यू कैन राइट इट, दिस R एंड R विल गेट कैंसल्ड आउट। और आप नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये R है, ये न्यूमरेटर है, इंटू 100, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई करता है हमेशा, ठीक है, न्यूमरेटर के साथ, इंटू 100, और ये किससे डिवाइड कर रहा है, बाई R से। तो यू कैन राइट इट 9R इंटू 100 अपॉन 16 इंटू 1/R, ये 1/R हो जाएगा। ये R से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं तो आप अगर सिंपल आप जानते तो यहाँ से यही इसको कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मैंने आपकी इजी कैलकुलेशन की वजह से मैंने इसको ऐसे बताया ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। अब 9 इंटू 100 अपॉन 16, तो अभी आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाएगा, यू कैन कट इट, आप इसको कट कर सकते हैं 4 से, 4 4 ज़ा एंड 4 25 ज़ा, ओके। अभी अगर ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो सिंपल पता है कि आपको इसके फैक्टर्स के आसान कैलकुलेशन के लिए आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 2 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा, और नीचे भी यहाँ पे जिससे आपने नीचे मल्टीप्लाई किया उससे आप ऊपर भी कर दीजिए, या तो आप सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, गेट योर आंसर। नहीं तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, 5 10 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 इंटू 9 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके 2 डिजिट बार डेसिमल लगा देना, बस यू विल गेट योर आंसर, ओके। इसमें डिवीजन से आप बच सकते हो। और आसान कैलकुलेशन करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 3 इंटू 25 इंटू 3 इंटू 25 कर लीजिए अपॉन 100। आपको मैं आसान कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ बस ऐसे, ताकि आप आसानी से कर पाएँ, आपको पता रहे कि कैसे करना है कैलकुलेशन। 3 इंटू 25 इंटू 3 इंटू 25 अपॉन, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप आसानी से इस चीज़ों को कर सकते हैं। अब आपको पता है ये 75 होता है, ये 75 होता है, तो 75 का स्क्वायर मतलब 75 इंटू 75 करना तो बहुत आसान होता है, कि जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है। आप बस 25 लिख दीजिए, और 7 से अगला वाला नंबर जो होगा, 7 से अगला वाला नंबर होता है 8, उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 ज़ा 56, और यहाँ पर रख दीजिए 56। तो यहाँ पर आ जाएगा 5625, और 2 डिजिट बार डेसिमल लगा दीजिए, 56.25%। सो इस तरह से आप आसान कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आप इसको करेंगे तो। मतलब आप चाहें तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 4 को, और अगर आप बचना चाहते हैं थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कीजिए और आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चंस।